2012 में पापा एक्सपायर हुए थे। टोटली मेरे को इतना अच्छा सर्कल अच्छा मिला, मेरे दोस्त अच्छे मिले। इन दिनों मैं बीएड कर रहा था, बहुत से अच्छे दोस्त थे। रात को 1-1 बजे तक कॉल करते, आपको ये टॉपिक करना है, क्योंकि उनका काम था कि अगर ये उलझा रहेगा ना तो 10 मिनट के लिए पापा को ये भूल पाएगा। तो पेरेंट्स से, अभिभावकों से एक अपील करना चाहता हूँ, हम है ना उनको कहते हैं कि बेटा मैंने अपनी ज्वेलरी बेच दी है, अपनी जमीनें गिरवी रख दी है, तेरे को हम कोटा भेज रहे हैं, अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मेंटली है ना 50% उसका एग्जाम वहीं से क्लियर नहीं होगा, हमने बर्डन दे दी है। आईआईटी वाला बाबा कोई आम इंसान नहीं है सर, जहाँ पर उसको इतनी ज्यादा नॉलेज है, हिस्ट्री की इतनी ज्यादा नॉलेज है, उसको फिलोसफी की इतनी ज्यादा नॉलेज है, वो कोई आम इंसान नहीं है। ठीक है, हम उसको जज किस हिसाब से करते हैं, हर इंसान का अलग पर्सपेक्टिव होता है लाइफ के बारे में सोचने का। कोई भी उसके हालात नहीं देखता कि उसके मम्मी पर क्या बीती, उसकी सिस्टर पर क्या बीती, वो उनको मतलब बचा नहीं पाया। तो इंसान, तभी तो मैं कहता हूँ जब तक पेरेंट्स बच्चे के दोस्त नहीं बनेंगे, देखो आतंकवादी होता है सर, आतंकवादी बनता है, उसका नॉलेज आपके और मेरे नॉलेज से 100 गुना ज्यादा होगा सर, आपने भी देखा होगा। सभी कामयाब है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, उनमें अपनौताओं का अभाव है, वो अपने पेरेंट्स के क्लोज नहीं हो पाते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका शानदार स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। जैसा कि हमने आप सबको प्रॉमिस किया था कि हम एक से बढ़िया एक हस्ती आप लोगों के सामने लेके आएंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सके और एक इनसाइट्स अलग अलग फील्ड पर डाल सके। तो ऐसी ही एक महान हस्ती आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बेसिकली पूरे उत्तर भारत में और इंडिया में भी खूब नाम है। जीके की धुरी कहे जाते हैं ये, और इनका एक ऐप भी है धुरी नाम, आप सबने जरूर नाम सुना होगा। और स्पेशली हरियाणा में तो जीके के मसीहा के नाम से भी सर मशहूर है। तो हमारे इस चैनल पर शानदार स्वागत है आज के हमारे गेस्ट इन द न्यूज रूम में प्रदीप सर जी का। इनका यूट्यूब चैनल भी है जीके बाई प्रदीप सर। तो एक बार सर आपका बहुत बहुत शानदार स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच सर। मैं सुनील जी आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ हमसे मिलने के लिए आए, और अपने ही अंदाज में इस पॉडकास्ट की शुरुआत करना चाहता हूँ। सभी बच्चों के लिए एक लाइन है, वो कहते हैं ना ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है, फूल पत्थर पर खिल रहे हैं और चिराग आंधियों में जल रहा है, यही जनून यही ख्वाब मेरा है, यही जनून यही ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। क्या बात है सर, तो ये आपने खुद लिखा है सर? बस सर, हमें लिखने की कोई टाइम होता था जब लिखा करते थे। अब बच्चों में इतने बिजी रहते हैं कि खुद के लिए भी नहीं, घर वालों के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता सर अब तो। बट वैसे आपकी पर्सनैलिटी में मैंने ये चीज देखी सर कि भावों की बड़ी प्रधानता है, बड़े इमोशनल व्यक्ति हैं आप। मैं अभी मिला आपसे, आधे पौने घंटे बातचीत की, तो वो जो जनरली बोलते हैं ना एम्पैथी बोलते हैं जिसका, तो मेरे को एम्पैथी की डेफिनेशन जैसे लगे आप, कि एम्पैथी अगर किसी को समझाना हो कि एम्पैथी होती क्या है तो उनको थोड़ी देर आपसे मिलवा दिया जाए। तो आप लिखते हैं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब बंदा इतना भावुक है तो उसकी लेखनी में भाव और ये सारी चीजें तो सहज ही आ जाती है। तो सर आपके बारे में बताइए थोड़ा सा कि आपका बचपन था वो कैसा बीता सर? बचपन सर, मैं अपने परिवार में फर्स्ट चाइल्ड होता है, उसकी हमेशा अलग से केयर होती है। तो पहला बच्चा था बाय गॉड ग्रेस, तो किसी चीज की परमात्मा की दया से कोई कमी नहीं थी। स्कूलिंग की अगर मैं बात करूं, मेरी फर्स्ट से लेकर 5th तक मैं गांव के गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, उन्हीं में मेरी स्कूलिंग हुई थी। फिर 6 से लेकर 10 तक गांव में एक आदर्श हाई स्कूल है, वहां पर मैंने पढ़ाई की थी। बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था। फिर पापा ने ऑप्शन दे दिया, बेटा आपको फतेहाबाद जाना है तो आप किसी प्राइवेट अच्छे स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। और मैंने तब चुना सरकारी स्कूल को। +1 और 2 मैंने गांव गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी। और उस टाइम भी मैं ये देखना चाहता था कि जो सरकारी स्कूलों पर ये कलंक लगा हुआ है कि उनके अध्यापक अच्छे हैं या नहीं, क्या ये रियलिस्टिक बातें हैं या कोई कहने को है।
तब मैंने महसूस किया सर, जो सरकारी स्कूल के टीचर के पास जो नॉलेज है ना, वो हम कल्पना ही नहीं कर सकते उतनी नॉलेज किसी के पास होगी हिस्ट्री के। क्योंकि मैं एक इतिहास का टीचर हूं, तो मैंने इतिहास वही उन्हीं दिनों सीखा था जब मैं +1 में था। राम कुमार जी सर, वो उन्होंने ना पढ़ाई की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। और टीचर आते क्लास में, जो नोटबुक या जो भी उनके नोट्स लेकर आते उनसे पढ़ाते, और जब वो इतिहास पढ़ाना शुरू करते वो बिना बुक के आते। तो मेरे को इतिहास में इंटरेस्ट हुआ कि सर बिना बुक के पढ़ा सकते हैं, तो मैं भी इन फ्यूचर अगर कभी परमात्मा ने मौका दिया तो मैं भी बिना बुक के पढ़ाऊंगा। और उसी टाइम से इतिहास में एक अलग ही, मतलब उनका एक जो छवि थी ना, जिस प्रकार से वो पढ़ाते थे, लाइव एग्जाम्पल लाइव से क्रिएट करते थे, वो मेरे निजी लाइफ में मैंने अपनाया। और आज सर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाता है सर। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है सर? हाँ, हिस्ट्री है सर, नो डाउट फेवरेट। उसी टाइम से? हाँ, उसी तो टाइम। बेसिकली सर ये तो बड़ी अच्छी बात। एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल्स है ना सर, उनकी इमेज आज भी कहीं ना कहीं है थोड़ी बिल्कुल सी सर, इसमें डाउनफॉल कोई। में ही रहती हाँ है। बट बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल को नीड है ऐसे लोग निकल के आए जो उस छवि को सुधारे। सुधारे, बिल्कुल सर। अभी क्या है, रिसेंट में जितने भी हाँ टीजीटी की भर्ती हुई है, लगभग ये अप्रोक्स 7,000 के आसपास बच्चे लगे हैं। हाँ इनमें बहुत से बच्चे मेरे पास कॉल भी आए, सर हम आपसे पढ़ते थे, लग गए। मैं सुनील जी एक ही बात में विश्वास रखता हूं कि बच्चा है ना, अपनी हाँ मेहनत से जॉब लगता है। हाँ और अगर प्रदीप सर के पढ़ाने से कोई जॉब लगता तो मेरे पड़ोस में सारे सब इंस्पेक्टर या कोई हरियाणा पुलिस में सारे जॉब होते। बच्चा अपनी मेहनत से जॉब लगेगा। हाँ, टीचर एक मार्गदर्शक का मतलब काम कर सकता है। बच्चे का बड़प्पन होता है जब आकर कहता है कि सर आपकी वजह से जॉब लग गई। तो रिसेंट में मैंने जो नोटिस की है ना सुनील जी, सबसे बड़ी बात ये नोटिस की है कि जो बच्चा विदाउट करप्शन के, बिना कोई पैसे के लगेगा ना, वो कभी भी है ना, अपने जस्ट जो पैशन है उसको उसने प्रोफेशन तो बना लिया है, उसको कभी भी है ना वो हमेशा जस्टिफाई करेगा। जगह अभी बहुत से बच्चों से मैं मिलता हूँ, कहते हैं सर यहाँ का सिस्टम अलग था, लेकिन हमने अपने सिस्टम से अब पढ़ाना शुरू किया है। हाँ अब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के एडमिशन भी ज्यादा हो रही है, हाँ और रिजल्ट भी हमें देंगे। उनसे मैंने एक ही वादा किया है हाँ कि आप अगर मानते हो कि मेरी बदौलत आप थोड़ा सा, आपकी जॉब में अगर 1% भी योगदान है, तो आप इन बच्चों को ना शिद्दत से पढ़ाना। वो पढ़ा भी रहे हैं सर, और जो नई जनरेशन आ रही है ना, हाँ ये बदलाव लाएगी सर। का मतलब चेंज हाँ, आएगा। बिल्कुल चेंज आएगा सर। बेसिकली जो कलंक लगाया वो ये है कि पीछे बीच में थोड़ा सिस्टमेटिकली चीजें नहीं हुई, ट्रांसपेरेंसी की कमी रही। हो जाता है उसके सर, ये कारण टाइम टू टाइम होता है ये। हाँ वो तो सोसाइटी है, उसमें हाँ अप्स एंड डाउन्स आते हाँ रहते हैं। हाँ और अभी खैर वो बढ़ रहा है। हाँ ये मैंने भी नोट किया सर, मैं 3-4 साल से जॉब में हूँ तो देखा कि इस टाइम के जो भी भर्ती हो रहे हैं उनको आप अगर जाके बोल दो कि ये लो 100 रुपए और मेरा ये काम कर दो, गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, वो नहीं वो लेंगे भगा सर। देंगे आपको हाँ, ना ना कि कैसे आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं पैसे लूंगा। ना ना, और सही है पहले के टाइम में यूं था कि 100 अगर दे रहे हो तो वो अगला कहता कि 200 दे ना। दो। बिल्कुल, अभी एक छोटी सी बात है सुनील जी, अभी का जो ग्रुप डी का बच्चा लगा हुआ है ना, इतना टैलेंटेड है। कभी हाँ कभी तो मेरे को फील होता है कि ये हाँ ग्रुप डी वाले हैं नहीं, ये तो ऑफिसर लेवल के हाँ बच्चे हैं। और उनके साथ कई डिपार्टमेंट में ना जब बुरा व्यवहार होता है ना, तो पैनिक भी होता हाँ है एज ए टीचर कि इनका मतलब। अभी जो ग्रुप डी की अगर कट ऑफ देखोगे ना हाँ आप, 80+ कट ऑफ गई हाँ है। 80+ वाला ग्रुप हाँ डी का काम कर रहा है, वो ऑफिसर लेवल का बच्चा है। हाँ तो मैं जितने भी मतलब जो जिस भी डिपार्टमेंट से मैं ये वीडियो जाएगी उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके पास ऑफिसर बच्चे आए हुए हैं, प्लीज इनके साथ डोंट टेक इट अदरवाइज, इन्हें अलग वे से ट्रीट मत कीजिए, इनके साथ अच्छा बिहेव कीजिए। ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है सर। और उनको अगर लॉन्च पैड देंगे तो वो बहुत आगे बहुत निकल आगे जाएंगे। जाएंगे सर, बहुत एक आगे हैं। हल्का सा सपोर्ट अगर उनको ऑफिस में मिल जाता है ना सर, तो मोटिवेशन हौसला कई गुना हो जाता है और 4 गुनी मेहनत कर पाते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप इस फील्ड में कैसे आए सर फिर? इस फील्ड में बेसिकली क्या था सर, मेरा इतिहास में इंटरेस्ट वहीं से था, +1 में जब मैं कर हाँ रहा था। और बात उन दिनों की थी कि 2012 में पापा एक्सपायर हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि उनके नाम की अब एक लड़ाई लड़नी है। तो मैं एक क्लास में वैसे ही नॉर्मली एक कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहा था। वहाँ पे एक सोमवीर जो आज हमारे बीच में नहीं है, चैनल उन बच्चों को जो हमसे जुड़े हैं उनको पता भी है, मैं अक्सर बातें करता रहता हूँ। तो वो आए, उन्होंने कहा सर जिस हिसाब से आप
बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ। और ये तरीका मेरे को वो कहते पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ पूरा हरियाणा या इंडिया इस तरीकों को देखे। हाँ। तो मैंने कहा मेरे को तो नॉलेज नहीं है यूट्यूब की। उस टाइम सर 2018 में यूट्यूब की जब से जियो आया है ज्यादा हाँ, नॉलेज तब बढ़ी से। है। उससे पहले इतनी नॉलेज नहीं थी हमारे पास। 1.5 GB नेट होता था, 1 महीने चलाया करते थे हम उन दिनों में है। आपने भी महसूस की होगी वो बातें। लेकिन जब से जियो आया है ना, इस यूट्यूब का इतिहास ही जियो ने बदल कर रख दिया। क्रेडिट जाता है इसको, जो चाहे कोई कुछ भी कहे। लेकिन सोमवीर क्लास में बैठा था, मैंने कहा मेरे को नॉलेज नहीं है यूट्यूब की, मेरे को तो बस एक कलम आप पकड़ा दीजिए मैं पढ़ा लूंगा। आप कितने घंटे पढ़वाना है वो मैं पढ़ा लूंगा। बोला सर आप पढ़ाने का काम आप करना, बाकी का काम मैं करूंगा। बस एक मजाक मजाक में से चैनल बनाया था। कभी नहीं सोचा था कि परमात्मा हमें उस लेवल तक पहुंचा देगा। लेकिन एक बात है सर, जब आप कोई काम निस्वार्थ भाव से करोगे ना, तो पूरी कायनात एक हो जाएगी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सर। और आप तो लाखों बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं सर। ये तो तो बस भाई आपको गॉड तो पता ग्रेस। नहीं कितनी कायनात आपके साथ हो चुकी होगी सर। ये तो बच्चों का प्यार है सर। कोई भी इंसान होता है वो अपने बच्चों के कारण ही जाना जाता है सर। तो सोमवीर सर को तो खूब मिस करते होंगे सर आप। सर ये तो कहने की बात ही नहीं है। तो उनके साथ आपकी फेवरेट मेमोरीज क्या थी सर? फेवरेट मेमोरीज जब भी जाते थे वो, उस इंसान को ना, इंसानों की बहुत ज्यादा फर्क थी। वो देखते ही ना हाथ मिलाने से जज कर लेता था कि ये इंसान है कैसा। हाँ। मतलब एक कम उम्र में वो चीज उसकी अच्छी लगती थी। कम उम्र में मतलब इतनी नॉलेज रखना, कई बार थोड़ा सा विवाद भी हो जाता था। कि मैं कहता था कि अगर आप हर किसी इंसान को आप जज करने लगेंगे ना, तो आप है ना, मतलब एक अलग लेवल में सोचेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि कोई अपने से प्यार भी तो करता होगा। तो वो कहता कि हर इंसान प्यार नहीं करता। बहुत से 90% वो सही होता, हाँ। मैं तो 10% सही रहा हूँ लाइफ में। तो उससे वो सीखने को भी मिलता है कि हर किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट आपको नहीं करना चाहिए। तो उसको मैं एक ही बात कहता कि कोई इंसान अपने को पैसे का नुकसान पहुंचा दे कोई बात नहीं है, पर लाइफ का इंसान नुकसान ना पहुंचा दे, बस इतना अपने को पता होना चाहिए सर। तो लाइफ की और जो मन को क्षति पहुंचाने वाली बात है उनसे थोड़ा बच जाए, बस ये हाँ हो जाए। वो बहुत है सर। तो अभी जो आपने पिताजी के बारे में बताया, तो उनके साथ भी कैसे आपकी कन्वर्सेशंस कैसी रहती थी सर पापा के बस साथ? पापा तो वो पापा ही होते हैं। उनके लिए तो एक ही लाइन बोल देता हूँ कि दम तोड़ देती हैं खुशियां और ख्वाहिशों का ढेर होता है। दम तोड़ देती हैं खुशियां और ख्वाहिशों का ढेर होता है। पापा हो तो बच्चे का दिल शेर होता है। पापा हो तो बच्चे का दिल शेर होता है। तो वो उन्होंने ना कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो पापा है। उन्होंने ना एज ए फ्रेंड ट्रीट किया। वो देखो सुनील भैया, 1991 में जिस टाइम मेरा जन्म हुआ, उस टाइम वो पीजी थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे। कौन सोचो सब्जेक्ट में? वो उनकी संस्कृत में थी, अच्छा। एमए। तो उस टाइम के पोस्ट ग्रेजुएट इंसान मिलना, अगर आप पूरे गांव में देखोगे तो एक आधा इंसान मिलेगा उस टाइम की। तो उन्होंने ना स्कूलिंग कॉलेज सारी चीजें देख रखी थी। तो उन्होंने ना मेरे को इस प्रकार से तैयार किया कि मतलब सारी कुछ चीजें होने के बावजूद भी वो कहते थे संडे वाले दिन चलो आपा खेत में काम करते हैं। मम्मी बोली हाँ। क्यों काम करवाते हाँ। हो, अपने पास सारी चीजें हैं। हाँ। बोला इसको सिखा रहा हूं मैं। हाँ। पता नहीं लाइफ कब, वो पहले से लाइफ के प्रति तैयार कर रहे थे। बोला लाइफ कब मोड़ ले ले, इंसान को आना चाहिए कुछ ना कुछ। वो हाँ। मेरे को कहते बेटा तू ट्रैक्टर चला, मैं ट्रैक्टर चलाता, मम्मी को दिक्कत होती। हाँ। एक बच्चा होता है दिक्कत तो होती है। बोला सारी गर्मी ये मतलब पसीना पसीना हुआ आता है। हाँ। लेकिन ना वो चीज पापा की अच्छी लगी, वो उन्होंने मेरे को सब कुछ सिखा दिया। जब वो चले गए ना, तो मेरे को किसी से हेल्प मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो काम उन्होंने ऑलरेडी मुझे सेल्फ सिखा डिपेंडेंट रखा बना था। के गए वो हाँ, तो आपको। उनकी बराबरी वो। सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ सर, मैंने पापा ही नहीं खोया, हाँ। मैंने सबसे अच्छा दोस्त भी दोस्त। खोया था। अमूमन क्या होता है हमारे घरों में कि जो भी बच्चा होता है अपनी माँ के ज्यादा क्लोज होता है और पापा से डर होता है, लेकिन उन्होंने कभी उस डर का एहसास होने ही नहीं दिया सर। तो मैंने लाइफ में दो दो चीजें खोई है, और उससे उभर तो शायद अभी तक मैं नहीं पाया हूँ सर पर्सनली। हाँ, वो क्योंकि एक बड़ा हिस्सा हाँ। जैसे आपके अंदर से निकल के वो चला ही गया हाँ हमेशा के बिल्कुल लिए। सर। तो माता जी के साथ भी इतना हाँ फ्री थे? अटैचमेंट है। तो आज जो भी है सर अपा अपने मम्मी पापा के कारण है। मम्मी ने एक ही बात सिखाई कि बेटा जीवन में परिस्थितियां तो कभी एक जैसी नहीं होगी।
और उनकी बात अच्छी लगती है कि हम है ना किसी कोई इंसान नहर में गिरेगा ना तो वो मरेगा नहीं। मरेगा कब? जब उसको तैरना नहीं आएगा। वो पापा से हाँ, परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उन परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। तो वो मम्मी से मैंने एक बात सीखी है कि उदार रहना। कोई भी इंसान, मम्मी एक बात कहती है, बेटा बड़ा इंसान वो नहीं है जिसके पास पैसे हैं, वो कहते हैं बड़ा इंसान वो है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस है ना होने दे। वही संस्कार है सर, उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ। मम्मा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ उनके पास जो नॉलेज है ना, शायद वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास भी नहीं होगी। मैं नहीं कहता मेरी मम्मी के पास नॉलेज है, सभी की मम्मियों के पास होती है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि आप सभी की मम्मी अनपढ़ है। वो बोला आप ऐसे कैसे कहते हो सर, हमारी मम्मी तो ग्रेजुएट है। मैंने बोला घर जाकर आप आधी रोटी मांग कर देखना, वो एक देगी। अगर पढ़ी लिखी है तो वो आधी देती ना। बोला बात तो ठीक है सर। तभी माँ के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कमा कर उतने पैसे भी ना दे पाया अपनी माँ को, मैं कमा कर उतने पैसे भी ना दे पाया अपनी माँ को जितने पैसों से माँ मेरी बचपन में नजर उतारा करती थी। तो बेसिकली जो माँ पापा ने शानदार नींव रखी सर, उसी की बदौलत आप यहाँ तक पहुंच पाए। बिल्कुल सर, नो डाउट। और आप, एक फेज था सर आपकी लाइफ में जब आप बहुत ही डिप्रेसिव मोड में थे। बिल्कुल सर। तो आजकल भी जैसे इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज में तो पहले भी था कि डिप्रेशन के केसेस बहुत ज्यादा आते थे। आजकल इंडिया में भी ये हो गया है कि जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो चीजें धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल तो सर। अक्सर लोगों का ये पूछना रहता है कि कैसे हैंडल करें। तो आप तो लाइव एग्जांपल हो सर कि उस मझधार से कैसे तैर के आप निकल के आए। तो उस बारे में थोड़ा बताओ सर कि उस मझधार में जब कुछ नहीं दिख रहा, चारों ओर पानी पानी दिख रहा है, तो वहां से कैसे निकला जाए। उस टाइम में सर देखो, मैं औरों का तो नहीं कह सकता कि वो कैसे निकले, लेकिन मैं खुद की लाइफ का एग्जांपल बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया। और मतलब आप देखोगे कि बड़े बड़े जितने भी मोटिवेशनल गुरु है सभी उनको फॉलो भी करते हैं सर। लेकिन मैंने जब रियल लाइफ में हमारे सामने चीजें आती है ना, तो एक फिल्म देखी थी सर, मूवी सुल्तान देखी थी। उसमें कहता है कि इंसान है ना, उसको खुद वही हरा सकता है जिस दिन हमारा कंपटीशन खुद से होगा ना। देखो आप कितने भी मोटिवेशन स्पीच सुन लेना सर, कितनी भी सत्संग सुन लेना, मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। सत्संग के अंदर आप 1.5 घंटे का वो प्रवचन सुनते हैं ना, ऐसा लगता है कि हम दुनियादारी से दूर है। वहां पे आरती करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और बाहर चप्पल खो जाती है ना, बोला चप्पल कहाँ गई? अरे वहां तो तू सारा कुछ अर्पण कर रहा था, या चप्पल पे 150 रुपए में तो घबरा रहा है। तो ये रियल मोटिवेशन क्या होता है सर, जब आप पर कोई समस्या आएगी ना, तब कोई मोटिवेशन है आपके काम नहीं आएगा। उस टाइम आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप प्रॉब्लम को किस हिसाब से सोचते हो, वो काम आएगा। मैंने क्या सोचा सर, 2012 में पापा एक्सपायर हुए थे। टोटली मेरे को इतना अच्छा सर्कल अच्छा मिला, मेरे दोस्त अच्छे मिले। इन दिनों मैं बीएड कर रहा था, बहुत से अच्छे दोस्त थे। रात को 1-1 बजे तक कॉल करते, आपको ये टॉपिक करना है, क्योंकि उनका काम था कि अगर ये उलझा रहेगा ना तो 10 मिनट के लिए पापा को ये भूल पाएगा। तो उन दिनों मेरे को सर्कल अच्छा मिला। तो आपका अच्छा सर्कल है ना, वो इन चीजों से आपको निकाल लेगा। एक उस टाइम है ना, जब भी डिप्रेशन होता, फोन वगैरह सारी चीजें मैं बंद करके, कमरे को बंद करके एकांत में बैठ जाता। और मैंने सर उस टाइम है ना, ये किताबें पढ़ी थी, लिटरेचर पढ़ा मैंने शिव खेड़ा को पढ़ा, ठीक है। और हाँ, जीत आपकी, उसमें ना वो पहली लाइन है, विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग है ढंग से करते। मैंने और भी लिटरेचर की किताबें पढ़ी, तो उसमें मैंने जाना कि ये लाइफ में प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं आई है, ये बड़े बड़े इतिहासकार पीछे हमारे, मैं तो लेजेंड बैठे हैं, सरदार भगत सिंह। तो इनकी एक बात याद आ रही है, लिख रहा हूं आगाज एक दिन अंजाम आएगा, मेरे लहू का कतरा कतरा इनकलाब लाएगा, मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरे जाने के बाद वतन पर मर मिटने वालों का सैलाब आएगा। तो इनकी मैं नास्तिक क्यों, मैंने वो पुस्तक भी पढ़ी इनकी। जब इनकी पुस्तक पढ़ता गया ना, तब मेरे को एहसास हुआ कि हम है ना, मेरे एक लेवल वो था, सुसाइड लेवल तक जाकर आया हूँ सर मैं। पापा के जाने के बाद, क्योंकि रास्ते दिखाई नहीं दे रहा था, उन रिश्तों को भी मैंने बदलते देखा जो मेरे को अपने लगा करते थे।
तो उसके बाद है ना, किताबें पढ़ने के बाद है ना, थोड़ा सा ये हुआ कि अब कुछ करना है। देखो शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, लेकिन ना जैसे ये ड्रीम 11 है ना, वैसे तो ये जुआ खेलना सिखाते हैं, सट्टा, लेकिन एक बात इनकी अच्छी लगी, जब आपका ड्रीम बड़ा होना तो आप अकेले नहीं हो, कोई ना कोई आपके साथ है जुड़ेगा, वो बात अच्छी लगती है। तो जब भी आप डिप्रेशन फील करो ना, तो उस टाइम में ना सब कुछ भुलाकर खुद को बंद कमरे में आप बंद कर लो और सोचो कि किसी आपके जाने से ना किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार के लिए आप एक आंकड़ा हो, अपने मम्मी पापा के लिए पूरी जिंदगी हो, आप चले जाओगे पीछे से, आप किस लिए जा रहे हो कि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, लेकिन आप है ना, मतलब आपके चाचा ताऊ है या जो भी आपको लग रहा है कि वो आज आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, लेकिन मैं एक बात सिंपल सी कहना चाहता हूं कि आप अगर उस जगह से हट गए ना, तो उनके साथ और कैसा व्यवहार करेगा आप सोच भी नहीं सकते, उनके साथ और भी बुरा व्यवहार होने वाला है। तो आप है ना, मतलब कोई भी लाइफ का फेज आए उसमें ना आपको निरंतर कोशिश करनी है, खुद को मोटिवेट रखना, दुनिया आपको डिमोटिवेट ही करेगी सर। बेसिकली हम खुद वो की स्टोन है जिसके हटते ही पूरा हमारा जो ब्रिज है वो ढह जाएगा। हाँ बिल्कुल सर। तो आप किताबें आपने पढ़ी सर, तो एक इसमें भी अजीब सी बात आती है कि आजकल बच्चे पढ़ना नहीं चाहते सर। जी सर। किताबों से बेसिकली एक तो कल्चर ऐसा आ गया है, रील कल्चर आ गया है, कंसंट्रेशन है जो हमारा, उसका टाइम स्पेन है कम हो रहा है। एक 400 पन्नों की किताब पढ़नी है, उसमें क्योंकि कौन पढ़ेगा इतना, नोट्स बना के दे दो, हाइलाइट्स पढ़ लें, समरी पढ़ लें। तो उस पर आपके क्या विचार है सर, उसको हम जो स्किप करते जा रहे हैं धीरे धीरे? सबसे बड़ी बात क्या है सुनील जी, आज के टाइम में ऐसा, मतलब एक एज ए स्टूडेंट वाली बात बताता हूँ इसमें। स्टूडेंट क्या होता है, मार्केट में नई किताब आती है, नई किताब आएगी, उसके स्टार्टिंग के 10 पेज अलग होंगे, हर किताब के अलग होते हैं, तभी तो कोई यूजर को अट्रैक्ट करेगी ना। बच्चा क्या करता है, 10 ही पेज पढ़ता है, वो बाद में वो है ना अपनी अलमीरा में रहती है। मैं उनसे कहता हूँ कि बजाय 10 किताबों को आप बजाय 10 किताबें पढ़ने को आप एक किताब को 10 बार पढ़ लो, वो आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। देखो 10 पेज आप पढ़ते हो, जिस दिन है ना आपने एक मतलब डिटर्मिनेशन ले लिया कि मेरे को आज एक, देखो आज 10 पढ़े, कल 10 पढ़े, उन्हें टारगेट बना लो, चाहे लिप्स एंड बाउंड्स कुछ भी हो जाए, मेरे को 10 पेज है पढ़ने हैं। और एक बार है ना सर, आप मैं कहता हूं जिस दिन 100वें पेज पर पहुंचोगे ना, उस दिन बिना किताब पढ़े आपको नींद नहीं आएगी। दिक्कत क्या है कि हम 10वें से 11वें पेज पर जाकर वापिस आ जाते हैं। मैं हमेशा आज के यूथ को कहना चाहता हूं कि आप बीच रास्ते से वापिस मुड़ते हो ना, तो आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी और तय करते तो आप मंजिल को प्राप्त कर लेते सर। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है सर? मेरी फेवरेट कोई एक बुक नहीं है सर, मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की टर्निंग पॉइंट भी पढ़ता हूँ, सरदार भगत सिंह की, मैं नास्तिक क्यों पढ़ता हूँ, मैंने मुंशी प्रेमचंद को भी पढ़ा है। मैं अलग अलग मतलब जो भी मेरे को ना अंदर से ऐसा लगे कि ना कि इनके आइडियोलॉजी अलग है, मैं वो सारी बुकें पढ़ता हूँ सर। तो जैसे जो बच्चे हैं सर आज के टाइम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बड़ा द्वंद्व भरा दौर होता है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, और उनको कुछ ना कुछ गाइडिंग, एक लाइट की जरूरत होती है। तो उनको आप कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे सर कि ये बुक्स तो आप एक बार जरूर पढ़िए, बेशक आप तैयारी वाली स्टेज में है तो भी आप पढ़िए, थोड़ा सा टाइम निकालिए। कौन सी बुक आप suggest अभी है ना सर, एक बुक बड़ी वायरल हुई थी, यूपीएससी वाला लव, बड़ी खतरनाक बुक है सर। उसमें ना उसने क्या है, आप वाली बात है, मजा जर्नी का है सर, डेस्टिनेशन तो वो तो अंतिम पड़ाव है, उसके बाद तो आपको कुछ रहेगा नहीं। जैसे सिकंदर ही जितना कहते हैं सारा विश्व विजेता था, और वो भी है ना अंतिम टाइम में कहता है कि मेरे है ना, मैं जब जाऊं ना, कफन से मेरे हाथ है बाहर निकाल देना, ताकि अल्टीमेटली क्या है, एट द एंड ऑफ डे हम तो वैसे ही जाएंगे सर, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ है जाएंगे। तो रियल में ना जो आपको सुकून देगा ना सर, वो आपके जो मतलब है, बुक आप कोई भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी राइटर सर जब बुक लिखेगा ना, अपना बेस्ट निकाल कर रख देगा, जीवन का निचोड़ निकाल कर रख देगा। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, आप है ना, जो आपको रियल, आप सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़ने की बजाय अनसक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़िए सर, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। हाँ, आजकल क्या है कि अक्सर हमने दादा परदादा से, पापा से सीखा है कि अक्ल है ना बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है।
तो मैं कहता हूं हमारी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम खुद ठोकर खा कर सीखे। अगर किसी दूसरे को सुनील भाई ठोकर लगी है उससे अगर हम सीखते हैं ना तो हमारा टाइम बच जाएगा। एडिसन साहब जब भी बल्ब बनाते थे ना, नहीं बनता था, वो पार्टी करते थे। तो लोगों ने कहा यार तू फेलियर पे पार्टी क्यों कर रहा है? बोला एक तरीका मैं सीख गया जिससे बल्ब नहीं बन सकता, और वो तरीका अपनाएंगे, मैं वो कह दूंगा कि इससे बल्ब नहीं बनता। कभी कभी है ना, मैं कहता हूं कि फेलियर इंसान है ना, वो आपको वो सिखा सकता है जो आपको कामयाब है नहीं सिखा सकता। आप सर कभी भी आईएएस के इंटरव्यू सुनना, वो आपको सच्चाई बताएंगे नहीं उन्होंने प्रिपरेशन कैसे की है। वो कहेंगे मैं 20-20 घंटे पढ़ता हूँ। नहीं सर, स्टडी 20 घंटे पॉसिबल ही नहीं है। मैं बच्चों को कहता हूँ आप 8 घंटे पढ़ लेना, 8 घंटे सो लेना, 8 घंटे घर के काम कर लेना, फ्री हो तो खेल लेना, तो इससे ना आप वो हासिल कर सकते हो जो आपने सोचा होगा सर। 8 घंटे बहुत हो जाते हैं सर। बहुत मोर देन इतना एनफ है सर। इतना कहाँ डाइजेस्ट कर पाएंगे। बच्चों को ना ये पता नहीं होता सर पढ़ना क्या है। वो है भाई ये किताब पढ़ी है। अब जैसे मैं एक टीचर हूँ सर, हमें पता होता है कि क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फेस करते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, एग्जाम होते ही मैं उनके ना वो देखता हूँ कि आज किस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन उठा है। एनालिसिस करना जरूरी है। मैं जिस भी मतलब जैसे एचएसएससी सीईटी की तैयारी करा रहे हैं, पिछले 10 साल के जो भी पेपर है सीईटी में, अभी सीईटी तो अभी रिसेंट में आया, इससे पहले एचएसएससी कंडक्ट करती थी, सीईटी नहीं होता था। तो वो 10 साल के पेपर पढ़े हैं, तो मैं चेक करता हूँ कि लेवल अब कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। एग्जाम होते ही है ना, अगर बच्चे को ना आज के टाइम में ना, मतलब वो क्या करता है, यूपीएससी की तैयारी करने चला गया, लेकिन अगर उसके पास यूपीएससी का सिलेबस ही नहीं है, पिछले 10 ईयर के एग्जाम ही नहीं है, तो सर वो तो अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहा है। सबसे पहले तो एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। सुबह मैं इस टाइम उठूंगा, शाम को इस टाइम मेरे 12 घंटे का ये शेड्यूल होगा, इस टाइम मैं खेलने जाऊंगा, इतना घंटा मैं इस सब्जेक्ट को दूंगा। प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, प्रॉपर उसके पास सिलेबस होना चाहिए, और प्रॉपर उसके पास है ना जो एक मतलब प्रीवियस ईयर पेपर के साथ है सारी चीजें होनी चाहिए जो कि एग्जाम क्रैक करने में उसको सहायता करेगी सर। इसमें एक और दिक्कत रहती है सर, कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही बात की, हमें पता ही नहीं होता। अब देखते हैं कई बच्चे 4 साल, 6 साल, 7 साल, 8-8, 10-10 साल हो गए और कोई एग्जाम नहीं निकाल पा रहे। फिर उल्टा फिर वही एक लूप में फंस जाते हैं, उससे फिर डिप्रेशन और ज्यादा आता जाता है। तो वो लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, कहाँ है जहाँ पे उनको क्लिक करना चाहिए? देखो दो चीजें होती है सर। एक है ना, बच्चा जब तैयारी करता है ना, अभी आपने जेई नीट का एक बहुत बड़ा ट्रेंड सेट है इंडिया में, हाँ, ठीक है, कोटा लगा लो आप या सीकर लगा हाँ, लो, पूरा का पूरा। हाँ, मैं कहूंगा हरियाणा तो है ही है, ऑल हाँ, ओवर इंडिया आया हुआ है, यूपी बिहार आया हुआ है। हाँ, वहां पर ना सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं बच्चे। आप है ना, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, हैरान करने वाली रिपोर्ट थी, सबसे ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं जेई नीट के बच्चे कर रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, पेरेंट्स से, अभिभावकों से एक अपील करना चाहता हूँ। हम है ना उनको कहते हैं कि बेटा मैंने अपनी ज्वेलरी बेच दी है, अपनी जमीनें गिरवी रख दी है, तेरे को हम कोटा भेज रहे हैं, अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मेंटली है ना 50% उसका एग्जाम वहीं से क्लियर नहीं होगा। हमने बर्डन दे दी है उसको फ्री। देखो अभी भी पीछे भतीजे ने नीट का एग्जाम दिया था, उसका अच्छा नहीं हुआ, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल बाद आएगा, कौन सा महाकुंभ है 144 साल बाद आएगा, बात कोई बात नहीं, दोबारा दे देंगे। अब वो बिल्कुल रिलैक्स है और गारंटी के साथ वो अगला अटेम्प्ट निकाल देगा, क्योंकि मैंने उसको फील नहीं होने दिया। हाँ, ठीक है, वो भैया ने बोला इसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, हाँ, बताओ आप, तो मैं आधा घंटा घंटा उसके साथ रहा। वो अभी इंजॉय कर रहा था, रात भी मैं उसको मैरिज में लेके गया, मैं कोई दिक्कत नहीं, सारे दिन बुक वॉम नहीं बनना है, ठीक है। तो वो अब इतना मतलब वो कह रहा है अब स्टडी करने में भी मजा आ रहा है। तो मैंने उनको भैया को भी कहा कि बच्चे पर जब तक आप प्रेशर करोगे ना, क्रिएट करोगे, तो भाई तेरे को निकालना ही निकालना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा, हम भी अपने लाइफ से गुजरे हैं सर, क्योंकि सचिन है ना जब 100वें शतक पर था ना, हाँ, सचिन से 100वां शतक कितने साल बाद बना। हरभजन सिंह ने बीच में एक 11वें नंबर के प्लेयर ने 2 शतक बना दिए, हाँ, सचिन से 100वां नहीं सो बना। सचिन कहता है कि वो टॉयलेट साफ करने वाला भी पूछ रहा है सचिन 100वां शतक कब बनेगा, ठीक है। वहां गार्डन में जाता हूँ, माली पूछ रहा है सचिन 100वां शतक कब आएगा। देखो कितना बड़ा क्रिकेट का वो आज वो भगवान है सचिन। इफ क्रिकेट इज रिलीजन देन सचिन इज गॉड, नो डाउट। वो टाइम था जब मैच सचिन आउट होता रेडियो बंद कर देते थे, उस इंसान के दिमाग पे बर्डन नहीं क्लिक कर पाया।
डॉन ब्रैडमैन है ना, लास्ट पारी में अगर 1 रन बना पाता ना तो उसका ओवरऑल जो औसत होता 100 का होता, लास्ट पारी में 0 पर आउट हो गया, उसको पता है 1 बनाना है। तो बच्चे को आप क्यों क्रिएट करते हो कि तेरे को ये करना है, उसको कहो तू आराम से रिलैक्स होकर जा, तू अपना 100% दे, रेस्ट ऑफ छोड़ दे, जो होगा वो देखा जाएगा। सर मैं बच्चों को यही मोटिवेट करता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके जो एक्स्ट्रा इमोशन है ना, जो आप उनको भावनात्मक रूप से घेरते हो, तो इन चीजों को थोड़ा सा परहेज कीजिए, मैं मानता हूं, लेकिन जितना आप उनके साथ फ्रेंडली होकर उनको भेजोगे ना तो वो कर पाएंगे, जो आप प्रेशर देकर भेजोगे तो वो सुसाइड लेवल तक ही जाएंगे सर। इसलिए मोरल पुलिसिंग की दुकान बन जाते हैं पेरेंट्स, वो नहीं हाँ, वो नहीं बनना चाहिए। ऐसा एक मामला बड़ा पॉपुलर भी हो रहा है सर आजकल। बिल्कुल हो रहा है सर। वो कुंभ में जो आए थे, IIT वाले अगर बाबा। सिलेक्शन हो भी गया, हाँ, तो बहुत अच्छी जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स भी ले आया बच्चा, उसके बाद भी वो जो स्ट्रेस और जो बुरे वो भरे गए उसके बिल्कुल अंदर सर, स्ट्रेस, वो निकल ही नहीं पाता। IIT वाला बाबा कोई आम इंसान नहीं है सर, हाँ, जहां पर उसको इतनी ज्यादा नॉलेज है, हिस्ट्री की इतनी हाँ, ज्यादा नॉलेज है, उसको फिलोसफी की इतनी ज्यादा नॉलेज है, वो कोई आम इंसान नहीं है। ठीक है, हम उसको जज किस हिसाब से करते हैं, हर इंसान का अलग पर्सपेक्टिव होता है लाइफ के बारे में सोचने का। कोई भी उसके हालात नहीं देखता कि उसके मम्मी पर क्या बीती, उसकी सिस्टर पर क्या बीती, वो उनको मतलब बचा नहीं पाया। तो इंसान, तभी तो मैं कहता हूँ जब तक पेरेंट्स बच्चे के दोस्त नहीं बनेंगे, देखो आतंकवादी होता है सर, आतंकवादी बनता है, उसका नॉलेज आपके और मेरे नॉलेज से 100 गुना ज्यादा होगा सर, आपने भी देखा होगा तभी सर। कामयाब है वो सर। सभी कामयाब है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, उनमें अपनौताओं का अभाव है, वो अपने पेरेंट्स के क्लोज नहीं हो पाते और वो सोच भी नहीं पाते। और जो भी इनको जिहाद वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रेन वॉश ही तो होता है सर। जब आप अपनी मम्मी से दूर हो जाओगे तो कोई आपको इजीली मतलब अपने हिसाब से ढाल लेगा। तो बच्चे को कहूंगा अपने मम्मी पापा के टच में रहे, मम्मी पापा को कहूंगा बच्चों के टच में रहे, तो वो आपको वो बातें बताएंगे। आपने देखा होगा सर, कोई बच्चा नशा करता है ना, वो अपने मम्मी पापा के क्लोज है ना, तो वो कहेगा कि मेरे दोस्त आज पापा नशा लेकर आया, तो उसके पापा को पता चल गया, उसका रूम चेंज करवा दिया। अगर हमने उस पर बर्डन बनाया तो वो हमें बताएगा नहीं, नहीं बताएगा तो 4-5 दिन में, 10 दिन मना करने के बाद एक दिन वो गिरफ्त में जरूर आएगा सर। इसलिए पेरेंट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं सर कि वो अपना वो प्रभाव जमाने के लिए जो अकड़ में रहेंगे कि ये करो वो तो वो बताएंगे हमने पैसे दे दिए, और वो सोचते हैं कि वहां पर उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। बट बेसिकली ये है कि जैसे आपने बताया भी सर कि आपके फादर साहब के साथ आपका बॉन्ड था जो बेस्ट फ्रेंड वाला। बिल्कुल सर। तो ये सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप आपके जो बच्चे हैं उनके बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश कीजिए। वो गलत राह पर जाएंगे ही नहीं, वो आके सब बताएंगे, और फिर जैसे जैसे आप चलोगे आपके साथ कदम मिलाते हुए वो उन्नति के पथ पर बहुत आगे तक जाएंगे। तो आपने ये सारा किया सर, इतना सब, उसके बाद आपकी सबसे शानदार बात लगी सर कि जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है सर आपका, कि मुझे सोसाइटी को, स्टूडेंट्स को गिव बैक करना है, उनको एक सपोर्टिंग हेल्पिंग हैंड देना है। तो उसका भी अभी मैंने देखा सुना, तो आप फ्री कोचिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं और बड़ी ही मिनिमल नॉमिनल फीस है उस पर आप बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये आइडिया, ये भाव, ये कहाँ से और क्यों निकल के आए सर? ये सर मैं उस फेज से निकला हूँ, एक इतिहासकार कहते हैं मैं उस दौर से भी गुजरा हूँ जिस दौर से कोई और गुजरता तो गुजर जाता। तो वो दौर भी इंसान के लाइफ में आता है। उस दौर में मैंने सीखा कि जो ये है ना, ये पैसा वगैरह है ना, ये सेकेंडरी चीजें हैं सर, ये कभी मतलब आप इनसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। पैसा आपको बिस्तर दे देगा सर, लेकिन आपको नींद नहीं दे पाएगा, आपको गोली लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको सुकून भरी, मैंने महसूस किया सर जब मैं पहली बार मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, सतवीर गुरुजी उनके नाम से गुरुकुल ओपन किया, तो उस टाइम है ना मैंने उन्होंने कहा था कि आप क्या लोगे, मैंने कहा आप दोगे वही ले लूंगा। बोला कैसा पढ़ाते हो, मैं कहता हूँ बच्चे पढ़ाएंगे। तो उन्होंने इस हिसाब से मेरे को तैयार किया, और मैंने ना बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता, उनसे ना पैसों के अभाव में बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने निकलते भी देखा। उस टाइम इतने पैसे मेरे पास नहीं थे सर कि मैं उनको वहां पर संभाल पाऊं। तो मैंने ना उनका एक दर्द महसूस किया, लेकिन उस दिन मैंने सौगंध खाई थी कि अगर कभी लाइफ में मौका मिलेगा ना
तो मैं जरूरतमंदों की जरूर सहायता करूंगा। पापा कहते थे बेटा गरीबी बहुत बुरी चीज होती है, किसी इंसान के पास पैसों का अभाव नहीं है और किसी के पास है चंद रुपए भी नहीं है। पापा कहते थे कि बेटा जब भी आपको लगे कि जीवन में मतलब मेरे को मेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, उस दिन है ना आप ये स्लम एरिया झुग्गी झोपड़ी में एक चक्कर लगाना आना, तब आपको एहसास होगा कि जो आप लाइफ जी रहे हो ना वो इन लोगों का सपना है। जहां पर आप बैठे हैं ना सर इन चेयर पर, इस स्टूडियो में लोगों का सपना है कि यहाँ तक है पहुंचे। फिर मैंने जो रियल जो मतलब जिस कंडीशन में मैं था ना उसको सर मैंने एंजॉय करना सीख लिया। मैं बच्चों से भी आज के टाइम में एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में एक ही इंसान परिवर्तन ला सकता है। सुबह उठकर आईना देख लेना, आईने में जिस इंसान को देखोगे सुनील जी वही आपकी लाइफ में परिवर्तन लाएगा। और कितने भी आप मोटिवेट हो जाना, कोई आपकी लाइफ में परिवर्तन है नहीं ला सकता। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए, अपने मम्मी पापा को उनके लिए। बच्चे अक्सर आज के टाइम में जो यूथ है ना वो ये कहता है कि सर बच्चों से जब मैं मिलता हूं ना वो कहते हैं कि एक दो बार मैंने टोका भी है, कोई नशा कर रहा था। बोला सर ये तो हमारी जिंदगी है, ठीक है। मैंने कहा आपके पापा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोला सर उन्होंने जिंदगी वो जी रहे हैं, उनको कोई दिक्कत। मैं बोला ये तेरी जिंदगी नहीं है, ये आपके मम्मी पापा की जिंदगी है। एक एग्जांपल देता हूँ सर, एक लड़की सब इंस्पेक्टर लग कर आई थी, गुरुकुल में आई थी। तो वो बता रही थी कि मेरा सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया, पहली लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, किसी कारणवश नहीं आया। तो उस टाइम है ना वो रिजल्ट सुनते ही मम्मी की ना दिमाग की नस है फट गई और वो आज मम्मी मेरे पास है नहीं है। फिर उस लड़की ने केस लड़ा, वो सब इंस्पेक्टर भी बन गई, अभी सब इंस्पेक्टर है वो। तो लेकिन देखो अगर वो लड़की का, अगर आज के बच्चे कहते हैं सर मैं तैयारी नहीं करूंगा, मेरे रिजल्ट से घर वालों पर क्या असर पड़ेगा, ये हमारी लाइफ नहीं है। जिस दिन आप सुनील जी आप भी देखो, मैं बताना चाहता हूँ सर असिस्टेंट कमांडेंट है और 5 साल तक सुनील भाई ने हरियाणा में भी जॉब की है, तो ये भी बहुत एजुकेशन बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो सुनील भैया आपको बताना चाहता हूँ आप असिस्टेंट कमांडेंट लगे होंगे, मेरे को पता नहीं है कि आपकी वो फीलिंग क्या थी, लेकिन आपने मम्मी को बताया होगा ना तो वो टोटली ब्लैंक हो गए होंगे। वो कुछ मतलब उनके अंदर खुशी के आंसू आते हैं सर, तो वो आंसू मैं हर किसी पेरेंट्स के आंखों में देखना चाहता हूँ। आंसू होने चाहिए सर, खुशी के होने चाहिए। तो आपके मम्मी पापा है ना, ये आपकी लाइफ नहीं, आपके मम्मी पापा की लाइफ है। आप कामयाब हो गए ना तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, आप नाकामयाब होंगे ना तो आंसू है ना वो बस थोड़ा सा आंसू की फीलिंग बदल जाएगी। आंसू होता है ना सर, ये सबसे ज्यादा इमोशन इसी चीज में है। ये आंसू होता है, गम का भी सेम है, खुशी का भी सेम है, लेकिन सबसे ज्यादा इमोशनल वही चीज होती है। मैं चाहता हूँ हम पेरेंट्स के कभी भी नाम को खराब ना करें सर। यस, इससे आपने बताया तो कहानी याद आ गई सर मेरे को। तो जब मेरा रिजल्ट आया तब की स्टोरी है सर। तो मैं दिल्ली था सर, दिल्ली से आ रहा था और मैं ट्रेन से साइकिल लेके आ रहा था। मेरी सिस्टर दिल्ली थी तो उसको घर शिफ्ट होना था, तो मैं साइकिल, तो ये भट्टू के आसपास था, मैं अंधेरा हो चुका था, चेन उतर रखी सर, और मैं साइकिल की चेन चढ़ा रहा। इतने में मेरे पास मैसेज आया कि रिजल्ट क्या रहा। देखा ही नहीं, मैंने देखा रिजल्ट तो सिलेक्शन हो गया। क्या सामने साइकिल और मैं चेन चढ़ा रहा, हाथ हो रखे बिल्कुल काले। मैंने चेन चढ़ाई और फोन किया, ऐसे ऐसे बहन को फोन किया। बहन ने, मेरा दोस्त है गांव में बेस्ट फ्रेंड, उसको फोन किया घर पे जाके तू बताएगा। ठीक बात है। वो घर पे गया, घर वाले तैयार, तो मैं वहां से गया घर तक। पूरे रास्ते साइकिल पे था, अंधेरा, आंखों से आंसू चले जा रहे तो ये था, मैंने बचपन से सोचा था कि जाना है तो फौज में जाना है। गांव में फौजी बोलते हैं सब बचपन से। स्कूल में पहले दिन गया, टीचर ने पूछा क्या बनोगे, फौजी बनना है। क्या बात। उसके बाद हमने शाम को किसी को नहीं बताया सर घर पे। खुशी इतनी थी, हम बैठे रहे सब लोग आपस में, किसी के आंसू आ रहे हैं, हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे, बैठ के बस, मतलब अलग मोमेंट था सर। बयान ही नहीं कर सकते सर इन चीजों को, बताया ही नहीं जा सकता सर उसको। बिल्कुल सर। तो मैं चाहता हूँ वो ऐसा सबके पास आए कि यार नहीं आएगा सर, आएगा, ये आएगा तब जब हमें ना, आपने बचपन में ये ड्रीम देख लिया था कि मेरे को फौज में जाना है। आज का बच्चा क्या करता है सर, वो ड्रीम बदलता रहता है। वो कुछ टाइम सोचता है कि मेरे को एसएससी की तैयारी करनी है, फिर 3 साल एसएससी में लगा के कहता है एचएसएससी की तैयारी करनी है, फिर कहता है मैं एचएसएससी के लिए नहीं यूपीएससी के लिए जाऊंगा। अगर स्टार्टिंग में 4 साल तो एक फील्ड को दे देता तो जॉब लग जाता।
वही वाली बात है सर, आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट है, और बच्चे भी मेहनत करेंगे तो इसका रिजल्ट, देर लग हाँ। सकती है सुनील भैया, लेकिन परमात्मा फल जरूर देता है। और वही हमको है कि फोकस्ड वे में हाँ, उस डायरेक्शन में हेल्प करें, बिल्कुल। सॉरी स्टडी करें, उसमें हेल्प तो आप करोगे सर। एक और सवाल था सर, अक्सर पूछते भी हैं लोग बाग कि कोचिंग जरूरी है क्या, कोचिंग का क्या रोल है सर? देखो, दो चीजें होती है सर, मैं कहता हूं कि किसी का कोर्स लेना भी जरूरी नहीं। देखो, हम खुद कोर्स चलाते हैं और मैं कह रहा हूं हाँ, कोर्स लेना भी जरूरी नहीं। हाँ, यूट्यूब पे सर इतना मैटर पड़ा है, इतना मैटर पड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन बच्चे को ये पता होना चाहिए किस टीचर का कंटेंट है उसके एग्जाम में आएगा। हाँ, आप 1857 रेवोल्यूशन डाल दो, हजारों वीडियो आ जाएगी, लेकिन आपको देखनी कौन सी है, बच्चे को ये पता नहीं होता। कोर्स क्या होता है, सिस्टमेटिक वो चीजें प्रोवाइड करवा देता है, बच्चा डिसिप्लिन से पढ़ता है, सिलेक्शन हो जाता है। देखो सर, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है, लेकिन सेल्फ स्टडी में एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता। आप अगर है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहां पे वीकली टेस्ट होंगे, आप 100 बच्चों के अंदर टेस्ट लगाओगे, आपको पता चलेगा कि तेरा लेवल क्या है। ठीक है, और सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होते हैं सर, और सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है सर, थोड़ा सा गेप आ जाता है। अगर आपको मतलब, एक बार मैं कहता हूँ 3-1 महीने आप कोई भी कोचिंग, चाहे कहीं से भी कोचिंग लेते हो, 3-1 महीने कोचिंग ले लो। उसके बाद है जो आपका सिलेक्शन होगा आपकी सेल्फ स्टडी से होगा। आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, आपको पता चल जाएगा 3 महीने के दौरान हमारा सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सभी 3-1 महीने कोचिंग ले लो, उसके बाद अपना फर्दर सेल्फ स्टडी करो सर। कोचिंग सिलेक्ट कैसे करें सर कि ये वाली कोचिंग लेनी है? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है सर, कि आज के टाइम में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कोचिंग लेने से पहले ना उस कोचिंग के ना हमें ना जो लाइव एग्जाम्पल जो बच्चे लगे हुए हैं ना, ठीक है, उनसे मत पूछो, चाहे उनके पेरेंट्स से पूछो किसने स्टडी की और किस हिसाब से इसको स्टडी करवाई गई है, तो सिलेक्शन हो जाएगा सर। कोचिंग को जज करने से पहले ना ये देखकर मत जाइए। आप दिल्ली वगैरह में देखते हो इतने वो एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर देते हैं, हमें लगता है यहीं से सिलेक्शन होता है। कई बार है ना सर, बड़े नाम बड़े होते हैं लेकिन काम बड़े नहीं होते उनके। आप छोटे कोचिंग में जाइए, आप ऐसी कोचिंग में जाइए जहां पर ना टीचर हर बच्चे की फेस टू फेस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। ठीक है, वहां पर उस टीचर को नॉलेज थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन वो मेहनत 100% करता है, तो वो उसको मंजिल तक पहुंचा जाएगा। बड़ी कोचिंग में जाओगे, आपको टाइम ही नहीं है, क्वेश्चन पूछने का भी टाइम नहीं है। 400-500 के बैचेस में हाँ, वो फिर फायदा नहीं है सर। मैं कहता हूँ जहां पर ना टीचर के रेशियो में, मतलब एक छोटा सा रेशियो टीचर और बच्चों का, उस कोचिंग में आप एडमिशन लीजिए। नॉलेज कम होगी लेकिन मंजिल तक पहुंचाएंगे, वो मेहनत करेंगे सर। तो सर अभी आज सुबह की बात है, मैं आपका जो स्टॉक वाला वीडियो है वो सुन रहा था सर, तो थोड़ा बहुत सुना, तो उसके बाद वो सुन के कुछ लिखने का मन हुआ सर। हाँ बिल्कुल सर। तो वो मैंने लिखा, तो अगर आप हाँ, अनुमति दे तो मैं सुनाता हूँ सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। फोन में लिखा हुआ है सर, ना ना, तो नो प्रॉब्लम। याद तो खैर आपके जितनी शार्प मेमोरी नहीं है सर मेरी। नहीं नहीं, बहुत, सर। ये भी बहुत बड़ी बात है, लिखना बड़ी बात है। तो मैंने लिखने की कोशिश की है सर। आ, आपकी जो लाइफ है उसी पे है ये सर, वो जो आप अक्सर कहते रहते हैं बच्चों को, वही भाव पिरोने की कोशिश की है सर। जंगल पर्वत नदियां तीरे, जंगल पर्वत नदियां तीरे, गांव शहर और टीले, अकेले ही तुझे नापने होंगे, अकेले ही तुझे नापने होंगे, ओ मुसाफिर, ओ मुसाफिर, चल उठ झोला टांग मुसाफिर, कंकड़ तिनके बिखरे मन के, माफी आंसू और यादें, अकेले ही है तुझे बटोरने, अकेले ही है तुझे बटोरने, ओ मुसाफिर, चल उठ मन को मार मुसाफिर, संघर्ष दुख वियोगी किस्से, संघर्ष दुख वियोगी किस्से, कटाक्ष कटारी और सूले, अकेले ही तुझे है पार करने, ओ मुसाफिर, ओ मुसाफिर, चल उठ भर हुंकार मुसाफिर, चल उठ भर हुंकार मुसाफिर, ज्वाला रण अथा अंतरिक्ष से, ज्वाला रण अथा अंतरिक्ष से, आत्मगलानी और मट मेले रिश्ते, अकेले ही है तुझे जीत करने, अकेले ही है तुझे जीत करने, ओ मुसाफिर, चल उठ तर सागर पार मुसाफिर, चल उठ नभ, चल उठ उड़ नभ पार, ओ मुसाफिर, ओ मुसाफिर, ओ मुसाफिर, ओ क्या मुसाफिर। बात है सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया।
देखो एक भाव होते हैं और इतने कम टाइम में इतने भावों को पिरोना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं पहले लिखता था तो मैं इस चीज को महसूस कर सकता हूँ कि सर लिखने के लिए जो वर्ड्स होते हैं ना, जो आपने पिरोए हैं एक माला में, सैल्यूट है सर आपको। थैंक यू सर। ये तो आपका बचपन है सर कि फिर आपका, हाँ वो बात तो भूल ही गया, वो बीच में आई थी मेरे। आपका ये बड़प्पन सर, एक तो कि आप क्रेडिट है ना सामने वाले को दे देते हैं, बच्चे को आप तैयारी करवाते हैं, पूरा क्रेडिट देते हैं बच्चों को, तो ये आपका बड़प्पन है। दूसरी ये चीज आपकी जो आप ग्राउंडेड है ना सर, ये बड़ी मतलब बहुत ही इंप्रेसिव बात लगी सर, कि फैन होने वाली बात, कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बट जो हम्बलनेस है, जितने आप ग्राउंडेड हैं, तो बहुत ही सर शानदार, ये तो दिल को छू लेने वाली बात है सर। बस सर देखो बड़ा, मैं वही वाली बात है कि बड़ा इंसान वो नहीं है जिसके पास पैसे है। अपने पास कोई इंसान आए ना, अपने से मिलकर कभी छोटा महसूस ना करे, रियल कमाई वो है सर। आप पापा हमेशा कहते थे बेटा आप बड़े लोगों की शादी में जाओगे ना, वहां पर कोई काउंटिंग नहीं होगी। आप किसी जरूरतमंद की, गरीब की शादी में जाना, वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करेंगे, दिल से करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो उसी दिन से सर दिलों पर राज करने की एक जंग जारी है। जीतेंगे हारेंगे वो पता नहीं है, लेकिन मेहनत 100% ज्यादा करेंगे सर। और आप राज कर भी रहे हैं सर दिलों पर, आधी से ज्यादा जंग आपने जीत ली है। और फिनिशिंग की ओर चलते हैं सर, एक और सवाल है सर हल्का सा, तो क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं सर? फ्यूचर प्लान, वैसे सर मैंने मतलब हमेशा एक वे में काम किया है। मैं जो भी है चीजों को समर्पित भाव कर देता हूँ, बाबा जी माता रानी पे छोड़ देता हूँ कि आप संभाल लेना। लेकिन फ्यूचर प्लान ये है कि आने वाले टाइम में ना सर, पापा के नाम से हमने एनजीओ भी रजिस्टर्ड किया है अभी रिसेंट में, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, श्री अब्बे मंजू फाउंडेशन के नाम से। एजुकेशन में तो हम कर ही रहे हैं, हाँ सर। अभी कुछ ऐसा करना है सर, एनवायरनमेंट पर हमें काम करना है। और पूरे हरियाणा को नहीं, पूरे इंडिया को एक मुहिम हम सोच रहे हैं वो चलाएंगे कि घर घर है ना हम पौधे लगाएंगे। अच्छा सर। जहां पे भी पेड़ पौधों की कमी है, हम पास से उनको पौधे देंगे और उनको संभालने के लिए हम कोशिश करेंगे हम उनकी हेल्प कर पाए। और एक ऐसी मैं बच्चों की यूनिट तैयार करना चाहता हूँ कि जहां भी कोई आज कॉल आए कि इतने पौधे चाहिए, अगले दिन वहां पर उतने पौधे लगने चाहिए। लेकिन उनसे मैं प्रॉमिस भी लूंगा, लगा तो दिए हैं हाँ लेकिन संभालना हम हाँ सबको हम सब। मिलकर है। एक विजन है, देखो कहाँ हाँ तक जाता है वो हाँ पता नहीं है। लेकिन सर पीछे टेम्परेचर है ना, अगर मैं हरियाणा की बात करूं या इंडिया की बात करूं, हाँ 53 डिग्री को टच कर गया सर। एसी ने काम करना छोड़ दिया। उस दिन मेरे दिल में एक कसक थी हाँ कि मेरे को एनवायरनमेंट पर काम करना है। तो माँ अमृता देवी को हम आइडल मानते हैं, हाँ उन्हीं के जो उन्होंने रास्ते, गुरजम्बेश्वर भगवान ने जो रास्ते बताए हैं उन पर चलते हुए ना ग्रीनरी, ग्रीन रेवोल्यूशन दोबारा लाना है सर। तो इससे तो आपको एक इनविटेशन और देता हूँ सर, फिर मैं, हमारे गांव में टीम है सर ऐसी, छोटी स्तर पे ही है, हम गांव में और आसपास में इस पे काम करते हैं। तो हमारी टीम ने वहां पर 400 पौधों का एक वो लगा रखा है, सारे औषधीय पौधे हैं, वो थी जंगलात की भूमि, कांटेदार पेड़ पौधे, उसको साफ करके, और 3-4 साल हो गए, हमने नाम दिया हुआ है शांतिवन। क्या बात और वो 400 पौधे बिल्कुल, जो आप कह रहे थे ना, का संभाल भी रखनी है, वो भली भाली चल फूल रहे गए हैं। हैं, 10-10 12-12 फीट 13 फीट की हाइट तक वो पहुंच गए हैं। ग्रेट तो आप सर। एक बार आइए, हमें विजिट जरूर ना कीजिए सर, जरूर हमें करेंगे भी सर, मोटिवेशन मिलेगा आपसे भी कि हमें आप सीखने को बहुत कुछ मिलेगा सर। तो ठीक है। आप जरूर, और हम हमारी टीम से जब भी जैसी भी वो होना सर, हम आप फोन करोगे दिन में रात में, हम हाजिर मिलेंगे सर इस मुहिम में, तो बिल्कुल जैसे भी। बिल्कुल मिलके ही हाँ करेंगे सर। सर, कोई तो दिक्कत। जैसा भी हो आप हमें बिल्कुल बताना सर, हम दिल से तन मन धन से जैसे भी आपके साथ कदम दर कदम मिला के चलेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। और फाइनल मैसेज आप देना चाहें सर बच्चों को? सभी बच्चों के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ, आप सभी के हौसलों के लिए है। तुम काट दो मेरे पंख फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। कहाँ तक मिटाओगे तुम हमारी हस्ती को, कहाँ तक मिटाओगे तुम हमारी हस्ती को। ये मिट्टी ये जरा जरा हम सबको जावाज बोलेगी, हम सबको जावाज बोलेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।